Good morning, all. I'm Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के व्यूज़ रिगार्डिंग एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। उनके एजुकेशन से संबंधित विचार और उनके भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम इनके व्यूज़ रिगार्डिंग एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए उनका शुरू से ही शिक्षा पर बहुत अधिक बल रहा। वो शिक्षा को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते थे क्योंकि उनका शुरू से ही यह मानना था कि समुचित शिक्षा के अभाव में भारतवासी किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया है। दयानंद जी ने वेदों से प्रमाण देकर सिद्ध किया कि परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का जो ज्ञान है वो वेदों में ही है और वेदों का अध्ययन का जो अधिकार है वह सभी मनुष्यों को है। तो इसलिए उनका यह दृढ़ विश्वास था कि समुचित शिक्षा के अभाव में कभी भी भारत प्रगति या उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने शिक्षा को व्यापकतम अर्थ में लिया। उनकी कोई नैरो डेफिनेशन नहीं थी एजुकेशन की, बल्कि बहुत ही ब्रॉड थी। उन्होंने बताया कि शिक्षा का जो अर्थ है वह है शरीर का निर्माण, इंद्रियों की साधना और बौद्धिक शक्तियों का विकास। स्वामी जी के शिक्षा संबंधी विचारों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रह्मचर्य, फर्स्ट कंडीशन ऑफ एजुकेशन। ब्रह्मचर्य शिक्षा पद्धति की पहली शर्त। स्वामी जी ने शिक्षा को मानव जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। शिक्षा की पहली शर्त उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना माना है। उनके अनुसार राजा का यह कर्तव्य है कि कन्याओं और लड़कों को एक विशेष आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। और जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे या विद्यालय में या स्कूलों में नहीं भेजेंगे तो उनको दंड दिया जाना चाहिए। शिक्षा के कार्य को चरित्रवान तथा विद्वान व्यक्तियों के हाथों में ही रखना चाहिए। और शिक्षण आयु के संबंध में स्वामी जी ने मनु के कथन का समर्थन किया है, जिसके अनुसार राज्य और समाज दोनों का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षित किया जाए और बच्चों को 5वें या 8वें वर्ष के बाद विद्यालय या स्कूल में भेजा जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। स्वामी जी अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में थे। उनकी जो अनुसार शिक्षण संस्थान जो है आधुनिक समय के पब्लिक स्कूल जैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सह शिक्षा का विरोध किया। वे शिक्षण संस्थानों को गुरुकुल प्रणाली के आधार पर ही बनाना चाहते थे, जहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको रहना होगा, वहाँ पर रहने की व्यवस्था की जाएगी उनके। और वे गुरुकुल शहरों की भीड़ भाड़ से दूर रखना चाहते थे गुरुकुल व्यवस्था को। तो इसलिए स्वामी जी ने विद्याभ्यास के समय कठोर नियंत्रण के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि जब भी विद्यार्थी विद्या ग्रहण करे तो उस पर कठोर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का उन पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। और गुरुकुल में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वो राजकुमार हो या फिर कोई गरीब, सबके बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए। तो इस प्रकार उन्होंने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की धारणा की बात की है, जो आज के दिन भी बहुत रेलेवेंट मानी जाती है, क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति है वो इसी तरह से है, इसी बात पर आधारित है कि सभी लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा दी जाए, किसी लिंग के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना किया जाए और ना ही धर्म या जाति के आधार पर सभी को, इनफैक्ट बिना किसी धर्म जाति के विचार के सबको स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 8वीं कक्षा तक सरकार के द्वारा निशुल्क और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। इसके बाद बात आती है एम्फेसाइज ऑन विमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा पर बल। रूढ़िवादी और परंपरागत दृष्टिकोण वाले विचारक स्त्री शिक्षा के विरोधी रहे हैं और उनके अनुसार उनका मानना था कि जो फीमेल है, नारी है, वह सिर्फ घर तक ही सीमित रहनी चाहिए, क्योंकि नारी सिर्फ घर की ही शोभा बढ़ाती है। तो उनका शिक्षा तथा महिलाओं का शिक्षा और बाहरी कामों से कोई लेना देना नहीं होता।
रूढ़िवादी स्त्रियों को विदुषी बनाए रखने के पक्ष में थे। मध्यकालीन संस्कृति तथा पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन इन सभी बातों का दयानंद जी ने विरोध किया, क्योंकि वे चाहते थे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए, और वे चाहते थे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही समझा जाए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की बात हो, और शिक्षा के मामले में तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो वे चाहते थे कि स्त्रियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने खुद की चॉइस के अनुसार अपने पति का जो है चयन करें, और स्त्रियां शिक्षित होंगी, उनके अनुसार मानना था कि अगर स्त्रियां शिक्षित होंगी तो उनकी जो संतानें हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी सुशिक्षित होंगे, और वे गृहस्थ आश्रम को और भी अच्छे तरीके से आनंदित बना पाएंगी। जो स्त्रियां होंगी, उनकी अगर फीमेल चाइल्ड होगा तो वो पहले से ही सुशिक्षित होगा, क्योंकि पढ़ी लिखी माता की वजह से बच्चा भी सुशिक्षित होता है। तो उनका मानना था कि स्वामी जी सह शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। सह शिक्षा से लड़के लड़कियों के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनका मानना था कि प्रत्येक समाज में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थान होने चाहिए। वे लड़के और लड़कियों के लिए अलग शिक्षा पद्धति और अलग विषयों के पक्ष में थे। उनका कहने का मतलब है कि नारी शिक्षित होकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती है, इसलिए उन्होंने नारी शिक्षा पर पूर्ण रूप से बल दिया। तो इसलिए उनका पुरुषों और महिलाओं की अगर बराबरी की बात आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में वह पुरुष और महिलाओं को दोनों को बराबर समझते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन ऑफ मैन। पुरुषों को विस्तृत तथा गहन शिक्षा पुरुषों को विस्तृत और गहन शिक्षा का समर्थन। पुरुषों के लिए स्वामी दयानंद जी ने शिक्षा का कार्यक्रम बहुत अधिक विस्तृत और गहन रखा है। पुरुषों की शिक्षा 22 वर्ष की रखी गई। उनके शिक्षा काल में केवल पुस्तकों का अध्ययन ही अनिवार्य नहीं समझा गया, बल्कि पुरुषों को शारीरिक और मानसिक वृत्तियों का विकास भी अनिवार्य माना गया है। योगाभ्यास से शारीरिक बल प्राप्ति और कला, संगीत आदि से मन को करने का उन्होंने कारक माना कि वे सामवेद का जो गायन वादन शिक्षा को भी अनिवार्य मानते थे, क्योंकि संगीत को मन को शुद्ध करने का एक साधन मानते थे। स्वामी दयानंद जी ने पुरुषों के स्वस्थ शिक्षा काल को अलग अलग विषयों के अध्ययन के लिए सुनियोजित किया। सबसे पहले उन्होंने पाणिनि के व्याकरण और उसके बाद पतंजलि का महाभाष्य 3 वर्ष के अंदर पूरा करने का क्रम निर्धारित किया, और उसके बाद उन्होंने विभिन्न जो राइटर्स हैं जैसे यास्क हैं, उनके द्वारा रचित, पिंगल के द्वारा रचित छंद शास्त्र और मनुस्मृति, रामायण और महाभारत, और बाकी और भी बहुत सारे विषय, ज्योतिष, भूगोल, गर्भशास्त्र, खगोल शास्त्र, संगीत, इन सभी चीज़ों को पाठ्यक्रम का एक पाठ्यक्रम में उन्होंने इसको सबको ऐड किया। उनको पाठ्यक्रम का के अंतर्गत ही उन्होंने सभी विषयों को रखा, और इन शिक्षा के साथ साथ उन्होंने सैनिक शिक्षा को भी सुचारू रूप से चलाने का क्रम निर्धारित किया। और उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण, शस्त्र संचालन, रक्षण और सैन्य नीतियों का ज्ञान भी होना चाहिए। शिक्षकों के लिए भी विद्वता, सच्चरित्रता तथा संयम का उच्च स्तर निर्धारित किया जाए, ताकि उनके जीवन से विद्यार्थियों को सही प्रेरणा मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अवेयरनेस एंड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का प्रचार व प्रसार। स्वामी जी ने शिक्षा को अन्य सभी सुधारों का मूल माना है। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो समाज में बाकी सुधारों को भी करना आसान हो जाता है, इसलिए उन्होंने समाज सुधार के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना। शिक्षित समाज प्रथाओं,
ढोंग तथा रूढ़िवादिता से दूर, शिक्षित समाज को उन्होंने इन सभी चीजों से दूर माना है, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति रूढ़िवादी और ढोंगी नहीं होता। इसलिए उन्होंने शिक्षित समाज को स्वतंत्रता और समानता का भी एक साधन माना है। उनके अनुसार शिक्षित समाज असामाजिक तत्वों का विरोध करता है और समाज को शिक्षित करने के लिए प्रभावशाली शिक्षा पद्धति होनी आवश्यक है। तो इसलिए स्वामी जी ने शिक्षा के प्रसार में सेवानिवृत्त जो व्यक्ति हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी को भी योगदान देने की सलाह दी है। प्राथमिक शिक्षा के लिए दयानंद जी ने माता पिता को सबसे पहला गुरु माना है और बताया है कि माता पिता के उपदेश से संतान को जितना लाभ हो सकता है उतना किसी भी चीज से व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो सकता। तो इस आधार पर उन्होंने शिक्षा के प्रचार और प्रसार की बात की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। दयानंद जी एक ऐसी शिक्षा पद्धति के पक्षधर थे जो पूर्ण तरीके से राष्ट्रीय हो, जो ऐसे नागरिकों का निर्माण करे जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो, जिनमें कर्तव्य परायणता कूट कूट कर भरी हो और जो अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार हो। तो वे ऐसी शिक्षा पद्धति के पक्षधर थे जो समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरो सके। इसलिए उन्होंने हिंदी के प्रचलन की आवश्यकता पर भी बल दिया और आर्य समाज के कार्य भी हिंदी भाषा में ही करने पर बल दिया। तो इस आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को विशेष माना है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती एंड इंडियन नेशनलिज्म। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भारतीय राष्ट्रवाद के संबंधित क्या विचार थे? स्वामी दयानंद जी का जो भारत के प्रति प्रेम था, उसके प्रेम को लेकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो उनका विशेष योगदान हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो स्वामी दयानंद जी ने भारतीयों के हृदय में स्वदेश और स्वधर्म, अपने स्वयं के धर्म और अपने देश के प्रति स्वाभिमान उत्पन्न करने का बहुत महान काम किया। दयानंद जी राजनीतिक दार्शनिक तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में ना ही किसी क्रमबद्ध ग्रंथ की रचना की, लेकिन उनके चिंतन और व्यवहार की जो बात है, उनको देखकर लगता था कि उनकी रग रग में भारत के प्रति बहुत गहरा प्रेम बसा हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रवाद के एक बहुत ही गहरे और अनन्य पुजारी थे। उनकी रचनाओं में और उनकी जो निजी वार्तालाप थी, जो पर्सनल बातें थी, उनके दौरान उन्होंने राजनीतिक विचार बहुत बार अपने प्रकट भी किए। तो उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे, जिसको हम कहेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश, उनका ये बहुत फेमस ग्रंथ रहा है। और दूसरा था ऋग्वेदा भूमिका, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। तो ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ थे। इनमें इन दोनों में इनके राजनीतिक विचारों की मीमांसा, उनके राजनीतिक विचारों के बारे में हमें एक एक चैप्टर देखने को, पढ़ने को मिलेगा। तो इसी संदर्भ में कुछ राइटर्स ने लिखा भी है उनके बारे में, जिनमें रोमियो रोला की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय संगठन के सर्वाधिक पैगंबर थे। उनके विचारों में भारतीय राष्ट्रवाद की झलक देखने को मिलती है। और उनके जो राष्ट्रवाद की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है हिंदू रिवाइवलिज्म। उन्होंने हिंदू पुनरुद्धारवाद की बात की है। हिंदू पुनरुद्धारवाद के माध्यम से स्वामी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और उनका मानना था, उनका कहना था कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि धार्मिक नेताओं ने राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी बात की अगर हम बात करें तो इनका भी विशेष योगदान हमें देखने को मिलता है। तो एक युग प्रवर्तक और समाज सुधारक के रूप में दयानंद जी के लिए उनके लिए भी ये संभव था कि वे भारतीय राष्ट्रवाद जैसी समस्याओं के प्रति अपना विशेष योगदान दिखाएं। तो उनका भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति विशेष योगदान रहा है।
क्योंकि जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शिकंजा कसता जा रहा था, तो ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूके और देशवासियों को नव जागरण का संदेश दिया। जब ईसाई सभ्यता देश की हमारी संस्कृति पर छा रही थी, तो अनेक समाज सुधारक भी ईसाई प्रभाव से प्रभावित हो चुके थे। तो ऐसी विकट स्थिति में महर्षि दयानंद हिंदू पुनरुद्धारवाद के उग्र प्रवक्ता बने। उन्होंने पश्चिम की चकाचौंध से प्रभावित देशवासियों को अपनी संस्कृति की महानता भरी, उन लोगों में अपनी महानता के बारे में उन्होंने गुणगान किया। उन्होंने अपना भारतीय जो पुनरुद्धारवाद है उसके प्रति उन्होंने अपना विशेष योगदान दिखाया, उन्होंने विशेष योगदान दिया। इसके बाद बात आती है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म की बात आती है। स्वामी जी ने देश में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए वैदिक धर्म का सहारा लिया और इस कारण उन्हें प्रगति विरोधी भी कहा गया। लेकिन स्वामी जी ने अपने इस विचार को नहीं त्यागा और वैदिक धर्म की स्थापना करके भारतीयों में भारत के अतीत के प्रति गौरव जगाया और देश में एक नई शक्ति का संचार किया। दयानंद जी ने इस बात को शुरू में ही समझ लिया था कि देशवासियों की आत्मा की ज्योति जगाए रखने के लिए धर्म का सहारा लेना होगा और उन्होंने अपने इस कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने वैदिक धर्म के आदर्श का सहारा लिया और वैदिक धर्म के आदर्श ने लोगों में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति प्रेरणा के प्राण फूंके। तो इसलिए उनका वैदिक धर्म में उनका गहरा विश्वास था और उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए वैदिक धर्म का सहारा लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की भावना। स्वामी जी ने लोगों के बीच में स्वाभिमान की भावना को जागृत किया और उनका यह काम भारतीय राष्ट्रवाद का एक बहुत ही विशेष विचार था। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उन्होंने लोगों को मानसिक रूप से उनको चेतनशील बनाया और उनमें अपने गौरवशाली अतीत के प्रति उन लोगों में उत्साह जगाया। उन्होंने अविवेक, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का डटकर विरोध भी किया और उन्होंने आर्य समाज के सामाजिक आचरण और नैतिक सिद्धांतों के लिए का जो कोडिफिकेशन किया, जिसके उनकी जो संहिता बनाई, जिसमें जन्म, जाति पाति और मनुष्यों में असमानता और स्त्रियों तथा पुरुषों में विषमता के लिए उन्होंने कोई भी स्थान नहीं दिया उनके सिद्धांतों में। तो स्वामी जी ने यह अनुभव किया था कि भारतीय राजनीति दृष्टि से पहले मानसिक रूप से परतंत्र हो चुके हैं भारतीय लोग और आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को मानसिक रूप से स्वतंत्र कराया जाए। तो इसलिए उन्होंने यह महसूस किया कि भारतीय लोग मानसिक रूप से परतंत्र मतलब दूसरों के अधीन हो चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने मानसिक स्वतंत्रता की सबसे पहले बात की और इसके बाद ही उन्होंने बताया कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता लाई जा सकती है, क्योंकि उससे पहले मानसिक स्वतंत्रता जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने लोगों में स्वाभिमान की भावना को जागृत करके उनको मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में एक बहुत ही प्रेरणादायक कदम था। नेक्स्ट बात आती है मोरालिटी एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन सोसाइटी। नैतिकता, शुद्धि और समाज का पुनर्निर्माण जिसको हम कहेंगे। स्वामी जी का नैतिक शुद्धिकरण और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण की धारणा ने भारतीय राष्ट्रवाद की भूमिका तैयार की थी। दयानंद जी भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। इसलिए उन्होंने उदासीनता, आलस्य और पराक्रम, उत्साह तथा उत्तरदायित्व की भावना की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। आलस्य के स्थान पर उन्होंने शक्ति की सर्वोच्चता और उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि भारत के पतन के मुख्य कारण हैं पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव,
शिक्षा की कमी, बाल विवाह और असत्यता, बुरी आदतें, ये सारी बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में हैं, जिससे हमारा समाज कभी भी जो है भारत के पतन का ये मुख्य कारण है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म की सफलता के लिए आदर्शों का होना आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने मोरालिटी को इम्पोर्टेंस दी थी। उन्होंने वो चाहते थे कि उनका क्रियाशील और शक्तिशाली जो अध्यात्मवाद का कार्यक्रम है भारत में तथा संपूर्ण विश्व में फैले, और उनमें वैदिक पुनर्जागरण के उनके जो आदर्श थे, उन्होंने भारतीयों को नैतिक और सामाजिक पुनरुत्थान पर बल दिया था। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है रिफॉर्मेटिव वर्क्स, रिफॉर्मेटिव एक्शंस, सुधार कार्य, जिसमें हम कहेंगे कि स्वामी जी ने सभी सुधार कार्यों में स्वामी जी के सभी सुधार कार्यों में जो राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्रवाद की भावना देखते हैं हर कार्य में। स्वामी जी ने समाज सुधार के कार्यों के माध्यम से भारत की राजनीतिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्होंने ये शुरू में ही भांप लिया था कि भारतीयों की आपसी फूट, जाति पाति में विश्वास, अलगाववाद, अस्पृश्यता आदि जो है वो भारतीय स्वतंत्रता के दुश्मन हैं। उन्होंने इसलिए इन सभी समस्याओं को भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में एक अवरुद्ध माना और एक रोड़ा समझा, और उन्हें दूर करने के लिए भी प्रचार किया। दयानंद जी पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने इस दिशा में बहुत ही सक्रिय कदम उठाया और अपनी ओजस्वी वाणी से सबके लिए समान अधिकार का प्रतिपादन किया। तो इसलिए स्पष्ट है कि उनके इन कार्यों से वे देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे और भारतीय राष्ट्र को विशुद्ध रूप से सशक्त देखना चाहते थे, ताकि भारत में राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का मार्ग खुले। तो इसके बाद बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लव फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के प्रति जो प्रेम। स्वामी जी का स्वतंत्रता के प्रति प्रेम से भारतीय राष्ट्रवाद की को एक महत्वपूर्ण दिशा मिली थी। स्वतंत्रता के प्रति उनका इतना गहरा प्रेम था कि उसके लिए उन्होंने अपने पिता के घर को भी त्याग दिया था, और यही नहीं, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना जो वैवाहिक जीवन था उसको व्यतीत करने से भी इनकार कर दिया था और वो सन्यासी बन गए थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य की आत्मा कार्य करने में स्वतंत्र है, किंतु फल की प्राप्ति में वह ईश्वर के अधीन है। तो दयानंद जी ने मनुष्य के जो मन है उसकी जो बौद्धिक स्वतंत्रता की घोषणा की, और उन्होंने सब धर्मों के पवित्र साहित्य की स्वतंत्र और औजपूर्ण आलोचना भी की। और इस विषय में उन्होंने जो है दयानंद जी का जो वैदिक पुनरुद्धारवाद है वो सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं की चुनौती के विरुद्ध एक तुलनात्मक साधन था, इसलिए वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का पक्ष पोषक बन गया था। तो मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में दयानंद जी के योगदान की अगर हम बात करें तो उसमें दयानंद स्तुति नामक पुस्तक में जायसवाल जी ने अपने लेख में लिखा है इनके बारे में। सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपियन आत्मा को स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो इस तरीके से इनके योगदान के बारे में स्वतंत्रता के प्रति जो विशेष अनुराग है वो इनकी चर्चा दूर दूर तक और दूसरे लेखकों के द्वारा भी की गई है। इसके बाद बात आती है लव टुवर्ड्स स्वराज एंड स्वदेशी। उनका जो स्वराज्य और स्वदेशी के प्रति जो उनका अनुराग था, विशेष प्रेम था, ये स्वामी दयानंद जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक विशेष उनकी जो देन थी वो स्वराज के प्रति उनका प्रेम था। उन्होंने स्वराज का अपने बहुत ही ज्वलंत शब्दों में गुणगान भी किया। राष्ट्रवाद के संदेश वाहक के रूप में उनका स्थान इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने गौरवपूर्ण जो इतिहास है उससे प्रेरणा लेकर स्वराज का शक्तिशाली नारा लगाया। तो दयानंद जी ने लिखा कि सुशासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता। देखिए, स्वशासन सुशासन से अच्छा है। तो उनका मानना था कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा
कि विदेशी शासन जनता को पूर्ण रूप से सुखी कभी नहीं बना सकता, चाहे वह धार्मिक दुर्भाव से मुक्त हो, देशवासियों तथा विदेशियों के साथ पक्षपात रहित हो और दयालु, कल्याणकारी तथा न्यायशील हो। तो इसलिए उनके स्वराज प्रेम ने भारतीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया। इसके बाद बात आती है संपर्क भाषा, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज के बारे में समान भाषा भी कह सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता में स्वामी दयानंद जी की एक विशेष महत्वपूर्ण देन थी कि उन्होंने एक समान भाषा की कल्पना की। उन्होंने हिंदी भाषा को एक संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि एक समान भाषा होने से राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, और इसलिए उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती की तुलना में उन्होंने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और हिंदी में ही अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो इस प्रकार दयानंद जी हिंदी भाषा को देश की एकता के सूत्र में पिरोने वाले विचार में जो उनका था जो गांधी जी और सरदार पटेल हैं, उनके भी पूर्वगामी थे। इसलिए उन्होंने हिंदी के मामले में गांधी जी और सरदार पटेल से भी पहले उन्होंने हिंदी भाषा को इम्पोर्टेंस दी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में स्वामी जी की हिंदी को एक आदर्श शैली मानकर कहा है कि ऐसी हिंदी ही देश की राजभाषा होनी चाहिए, इसमें ना तो संस्कृत के शब्दों की भरमार है और ना ही बिलात कोई शब्द अरबी, फारसी या उर्दू में उससे कहीं थोपा गया दिखाई देता है। तो इस आधार पर उनका भाषा के प्रति विशेष प्रेम दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है टूर टू प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतों का भ्रमण। उस समय पर भारत लगभग 362 देशी रियासतों में विभाजित था स्वामी दयानंद जी के समय में, लेकिन राजनीति स्वामी जी का क्षेत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने यह भांप लिया था कि सन 1857 की जो क्रांति है उसकी असफलता का मूल कारण देशी रियासतों की क्रांति के प्रति जो उदासीनता है वह था। इसका मुख्य कारण उनकी तटस्थता था देशी रियासतों की क्रांति के प्रति। तो इसी कारण से उन्होंने देशी रियासतों को अपना प्रमुख कार्य क्षेत्र बनाया और उन्होंने राजा महाराजाओं में राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक जागृति चेतना और जागरण लाने का विशेष कार्य किया। भारतीय राष्ट्र को सबल बनाने के लिए दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में भारतीय नरेशों के व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाने का बहुत ही विशेष प्रयास किया। तो उनके बारे में शिवचंद्र ने उनको निर्भीक सन्यासी स्वामी दयानंद नामक लेख जो प्रकाशित 1970 में हुआ था, उसमें लिखा है कि थोड़े से समय के अंदर ही बड़ौदा, उदयपुर, जोधपुर, इंदौर, शाहपुर, कोल्हापुर राज्य के नरेशों के जीवन में उनके उपदेशों से जो सुधार हुआ उसका जो परिणाम उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगा और उनके राज्यों की व्यवस्था भी सुधरने लगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने देशी रियासतों का भ्रमण करके उनको भी राजनीतिक जागृति उनमें लाने की कोशिश की और उसका बहुत ही सफलतापूर्वक परिणाम सामने आए। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये इनके जो विचार हमने डिस्कस किए, उनके एजुकेशन के प्रति उनके विचार और उनके भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जो विचार हैं, उनको देखकर, उनको सुनकर हमें, उनको पढ़कर हमें पता चलता है कि उनका भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उनमें उनका विशेष योगदान था और किस तरीके से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी अपने महत्वपूर्ण योगदान के साथ। तो इनके सभी विचारों के विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वे भारतीय राष्ट्रवादी परंपरा के जनक थे और उनके राष्ट्रवादी विचारों की झलक लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय से मिलती है।
और वो बहुत सारी अर्थों में वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत भी रहे हैं। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक थी, किंतु आर्य समाज ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विशेष भूमिका निभाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इन्हीं शब्दों के साथ ये हमारे जो स्वामी दयानंद जी के शिक्षा और भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित विचार थे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।